हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी ओशन चैनल पे। आज हम 7th क्लास का पार्ट नंबर 4 नवारंभ नगर एवं राज्य के प्रश्नोत्तर करेंगे। व्याख्या हम इसकी कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, प्रथम 6 शताब्दी में विशेषतः गंगा के मैदानी भाग, सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन तथा जीवंत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ। नगरीकरण के इस चरण को प्राय भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, जनपदों और महाजनपदों का भारत के प्रारंभिक इतिहास में क्या महत्व है? उत्तर है, जनपदों और महाजनपदों ने प्राचीन भारत में संगठित राज्यों की शुरुआत की। इन राज्यों के बनने से राजनीति में स्थिरता आई, आर्थिक विकास हुआ, व्यापार बढ़ा और नई प्रशासनिक प्रणालियां बनाई गईं। इसने भारत की समृद्ध व प्रभावशाली संस्कृति और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 3, इन जनपदों और महाजनपदों ने किस प्रकार की शासन प्रणाली को विकसित किया? उत्तर है, प्राचीन जनपद छोटे छोटे जनजातीय समूहों पर आधारित बस्तियां थी। यही धीरे धीरे जनपदों में संगठित और स्थायी राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ। महाजनपदों की शासन प्रणाली मुख्य रूप से 2 प्रकार की थी। पहला है राजतंत्रीय शासन प्रणाली, जिसमें शासन वंशानुगत होता था। दूसरी है गणतंत्रीय शासन प्रणाली, जिसमें शासन पंचों में बहुसंख्यक जनों को अधिक शक्ति मिलती थी। प्रश्न नंबर 4, अध्याय के आरंभ में दिए गए उदाहरण पर विचार करें और समूह में चर्चा करें। अपने निरीक्षणों तथा निष्कर्षों की तुलना करें कि कौटिल्य ने एक राज्य के लिए क्या अनुशंसा की थी। क्या यह आज की, ये ओज नहीं है, आज है, आज की परिस्थिति से भिन्न है? तो आंसर है, कौटिल्य ने राज्य और सीमांत नगरों की आंतरिक खतरों से सुरक्षा रखने के लिए दुर्गबंदी, सेना की तैयारी और राजनीतिक योजना का महत्व बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि, भूमि, जल, चारागाह, खनिज, वन संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया। अगला पॉइंट, उत्पादन, वितरण और आर्थिक खुशहाली हेतु नीतियां, यातायात, सड़कें, जलमार्ग और बुनियादी ढांचे का विकास आधुनिक समय में उपयुक्त विचार सटीक हैं। प्रश्न नंबर 5, पाठ के अनुसार प्राचीन वैदिक समाज में शासकों का चयन कौन और कैसे करता था? उत्तर है, प्राचीन वैदिक समाज में शासक का चयन जनजातीय सभाओं जैसे सभा और समिति द्वारा किया जाता था। राजा को अपने नेतृत्व की क्षमता और जनभावना के आधार पर चुना जाता था। प्रश्न नंबर 6, कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन करने वाले एक इतिहासकार हैं। महाजनपदों के विषय में अधिक जानकारी हेतु आप कौन कौन से स्रोतों का उपयोग करेंगे? आपके स्रोत से आपको क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है? उत्तर है, पहला है कि प्राथमिक स्रोत दुर्ग परीक्षाएं, नगरें, स्मारकों की खुदाई कैसे महाजनपदों के राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ये नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा है शिलालेख, महाजनपदों के शासकों के आदेश और प्रशासन की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। तीसरा, सिक्के महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं। चौथा, साहित्यिक ग्रंथ जैसे बौद्धिक, वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म सबसे प्रमाणिक, ये माँ है, प्रमाणिक जानकारी प्रदान करते हैं। पांचवा, धार्मिक स्थलों पर मिली मूर्तियां और चित्रकला महाजनपदों के सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का ज्ञान उपलब्ध कराती हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रथम से शताब्दी सामान्य शताब्दी पूर्व में नगरीकरण हेतु लोह धातु विज्ञान का विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों था? उत्तर देने हेतु आप पाठ में दिए गए तथ्यों के साथ साथ अपनी जानकारी या कल्पना का भी उपयोग कर सकते हैं। तो उत्तर है,
प्रथम शताब्दी सामान्य शताब्दी पूर्व में नगरीकरण के लिए लौह धातु विज्ञान और उसका उपयोग समाज और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण था। लौह की सहायता से कृषि, सुरक्षा, निर्माण, व्यापार, शिल्पकला आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इससे नगर विकसित और समृद्ध हुए। ये समृद्ध, ठीक है। देखिए, ये इस चैप्टर के सारे ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथी और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।